तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसे हम एक सीरीज में बना रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हो सकते हैं जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, जिन्हें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को या फिर इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करना होगा और उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम देखने वाले भी अपना नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन और देखने वाले हैं कि हमारे वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दो टॉपिक्स थोड़ी सी छूट गए थे, मैंने आपको पहले भी वेव फंक्शन वाली वीडियो में आपको वेव फंक्शन बताया कि वेव फंक्शन क्या होता है। हमने देखा कि भैया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। इस वीडियो में हम देखने वाले कि हमारा नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन एक कंडीशन होती है जिसकी हेल्प से आप पार्टिकल इन वन डायमेंशन वाली डेरिवेशन कर रहे होंगे, इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिविजुअली हालांकि कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है आपके, अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज है तो आपको एक दो मार्क्स में पूछा जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन एक्सप्लेन करो, लेकिन आरजीपी वगैरह जैसी यूनिवर्सिटीज में आपको ये इंडिविजुअली नहीं पूछा जाता है। आपको पार्टिकल इन वन डायमेंशन वाली डेरिवेशन में आपको इसको यूज करना होता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भैया नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं वेव फंक्शन की बात करूं। हमें पता है कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि भैया हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। और वेव फंक्शन वाली वीडियो में मैंने क्या बताया कि अगर कोई वेव एसोसिएटेड होती है, कोई भी वेव एसोसिएटेड होती है तो हर वेव का एक वेव फंक्शन होता है। क्या होता है भैया? वेव फंक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन आर एंड टाइम टी। जो आर होगा वो कोई स्पेसिफिक पोजीशन है और टाइम हो गया आपका इंटरवल, टाइम हो गया आपका इंटरवल, ठीक है। ये हो गया हमारा वेव। इस वेव की कोई वेव फंक्शन होगी या मैं कहूं साई जिसको कहते हैं, वेव फंक्शन है ये हमारा, ठीक है। हर वेव की एक वेव फंक्शन होती है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये जो वेव है इसमें हमें नहीं पता है कि ये जो पार्टिकल है वो इस जगह पे प्रेजेंट है कि इस जगह पे प्रेजेंट है कि इस जगह पे प्रेजेंट है। सपोज में मान लेते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो कहीं इस पोजीशन में प्रेजेंट है। इतने से पॉइंट को हम क्या कहेंगे भैया? dx कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? dx कहेंगे। और इस dx की प्रोबेबिलिटी कि इस पॉइंट पे ये हमारा जो पार्टिकल है प्रेजेंट है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी निकलेगी भैया? प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग गलत जा रही है क्या? प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट पर ये हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं भैया? इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजुगेट ऑफ साई, विद द हेल्प ऑफ कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जो हमारा वेव फंक्शन है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या भैया? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और इसी में ये जो प्लस है इसको अगर हमने माइनस कर दिया, इसको हमने अगर माइनस कर दिया तो हमारा इसका कॉन्जुगेट निकल जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा। और अगर साई और साई स्टार को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, साई और साई स्टार को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये निकल के आ जाएगी भैया हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या निकल के आ जाएगी भैया? हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब अगर प्रोबेबिलिटी, अगर हम ये जो हमने dx वाली पोजीशन देखी, अगर इस dx पोजीशन पर किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर हो जाए, मतलब श्योर हो जाए कि वेव के इस पोजीशन पर, वेव के इस पार्ट पर हमें पार्टिकल मिल ही जाएगा, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भैया? इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू साई स्टार, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, साई स्क्वायर हो जाता है, dx इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन और अ पार्टिकल एट पोजीशन dx एक बहुत ही स्मॉल पोजीशन हो जाएगी, एट पोजीशन dx इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है कि जब इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहेंगे भैया नॉर्मलाइजेशन। क्या कहेंगे भैया? नॉर्मलाइजेशन
ऑफ वेव फंक्शन, ऑफ वेव फंक्शन। क्या कहेंगे भैया? नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। कहां तक कहानी समझ में आई? कहां तक कहानी समझ में आई? एक बार फिर से देखो। हमने क्या देखा कि भैया एक पार्टिकल है जिसके साथ कोई वेव एसोसिएटेड है, उस वेव का कुछ वेव फंक्शन साई होगा। वेव फंक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स यूनिट होती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। अगर हमने इसमें अपने जो प्लस साइन है उसको इन्वर्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। अब साई और उसके कॉन्जुगेट को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है कि किसी भी एक पॉइंट पे ये जो हमारा पार्टिकल है, जिस पार्टिकल से ये वेव एसोसिएटेड है, वहां पे वो पार्टिकल किसी भी स्पेस में, किसी भी dx पोजीशन पे एक पार्टिकल को फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसको हम जानते हैं, उसको हम परखते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की मदद से। और अगर ये प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 हो जाए, अगर ये प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे भैया? नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। क्या कहेंगे भैया? नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। इसको हम आगे अपने डेरिवेशंस वगैरह में यूज कर रहे होंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि एट एनी गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन स्पेस पोजीशन, जो हमारा dx से रिप्रेजेंट किया गया है, वहां पे इलेक्ट्रॉन या मैं कहूं पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वो 1 है तो उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहेंगे। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी हुई है। Normalization of wave function in quantum mechanics refers to the process of ensuring that the total probability of finding a particle over all space is equal to 1। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी स्पेस dx में जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को फाइंड करने की, वो कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इस चीज को आप नोट कर लो, पिछला जो मैंने बताया उस चीज को भी नोट कर लेना। उसके बाद हम बढ़ते हैं भैया प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन की तरफ। अब अगर भैया हम बात करें कि हमारे वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब अगर हम बात करें कि भैया हमारे वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि वेव फंक्शन साई मस्ट बी फाइनाइट इन नेचर। मस्ट बी फाइनाइट इन नेचर। फाइनाइट इन नेचर का मतलब क्या है? अगर मैं इस वेव का ग्राफ बनाऊं, तो जो उसकी ट्रेजेक्टरी है वो फाइनाइट होनी चाहिए। ट्रेजेक्टरी फाइनाइट होनी चाहिए बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब भैया ये ट्रेजेक्टरी इनफाइनाइट किस केस में हो जाती है? इनफाइनाइट का केस कुछ ऐसा बन जाता है कि अगर सपोज ये जो वेव है ये कुछ ऐसी गई और इनफाइनाइटली इसकी वेव खिंचती जा रही है और वापस आते टाइम पे भी कुछ ऐसी आ रही है, तो किसी भी दो पॉइंट ए और बी के बीच में जो इसकी ट्रेजेक्टरी है वो डिफाइंड नहीं है, वो इनफाइनाइट ट्रेजेक्टरी है। लेकिन इस केस में जो हमारे वेव की ट्रेजेक्टरी है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि भैया उसकी फाइनाइट ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए, इनफाइनाइट ट्रेजेक्टरी नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी भी ए और बी पॉइंट के बीच में जो आपका वेव है वो बाउंडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई, वेव फंक्शन साई मस्ट बी फाइनाइट इन नेचर, साई मस्ट बी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ओवर द गिवन लिमिट्स। मतलब इन दोनों गिवन लिमिट्स के बीच में अगर वो फाइनाइट है तो उसे हम क्या कह देंगे कि भैया वो एक्सेप्टेबल है और आप एक्सेप्टेबल नहीं हो। तो ये वाला केस हो गया हमारा गलत और ये वाला केस हो गया हमारा सही। इस चीज को आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, तो जो वेव फंक्शन साई है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड हम कैसे देखते हैं कि सपोज ये अगर मैंने वेव फंक्शन साई का ग्राफ बनाया, और एट एनी गिवन पॉइंट ये भी एक ग्राफ हो सकता है, अगर एट एनी गिवन पॉइंट इस वेव के दो वैल्यूज निकल रहे हैं, एक वैल्यू यहां पे निकल रहा है और एक वैल्यू यहां पे निकल रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो क्या दो वैल्यूज निकल रही है? नहीं भैया, एक ही वैल्यू निकल रही है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे देखें या इस पॉइंट पे देखें, यहां पे 3 वैल्यूज निकल रही हैं। 3 बार लाइन को कट किया जा रहा है, यहां पे भी 3 बार लाइन को कट किया जा रहा है ना। तो यहां पे हमें वेव फंक्शन की 2 to 3 वैल्यूज मिल रही हैं,
2 to 3 वैल्यूज मिल रही हैं, तो ये हमारा एक वेव फंक्शन कंसिडर नहीं होगा। ये हमारा एक वेव फंक्शन कंसिडर नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो वेव फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसकी वैल्यू निकालें तो वो सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। अगर ये सिंगल वैल्यूड नहीं होता है तो हमें क्या समझ में आएगा, हमें दो पॉइंट्स पर, हमें दो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये मेरा कोई पार्टिकल है, अगर आपका ये कोई पार्टिकल है जिसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है और इस वेव पे ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल के साथ तो भाई सिंगल वेव पैकेट होगा। ये वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया पिछली वीडियोस में, देखो है ना। तो ये सिंगल वेव होगी एक पार्टिकल के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल यहां पर भी प्रेजेंट हो और यहां पर भी प्रेजेंट हो? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन दिस पोजीशन इज ऑल्सो इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दिस पोजीशन इज ऑल्सो इक्वल टू 1? क्या आप अपने कॉलेज में और अपने घर में एक साथ हो सकते हो? क्या आप अपने घर पे और अपने पापा की दुकान पे या पापा के ऑफिस पे एक टाइम पे हो सकते हो? नहीं हो सकते हो भैया, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक उसी तरीके से इस वेव फंक्शन में सिंगल वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यूज नहीं हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो वैल्यूज होंगी, ये क्या दर्शाता है कि सेम वेव पे सेम पार्टिकल दो जगह पे प्रेजेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेम चीज यहां मैंने लिखी है कि वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड इफ वेव फंक्शन साई हैज मोर देन वन वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट, देन देयर विल बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं भैया अपनी थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी पर। हमारी थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो साई है या साई डी साई बाई डी एक्स है, ये है यहां पे लिखा हुआ है डी साई बाई डी एक्स है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है भैया? डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि ये अगर एक वेव फंक्शन है, ये अगर एक वेव फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको हटा दूं, अगर मैं इसको यहां पे हटा दूं, मतलब ए पॉइंट तक ये कंटिन्यूअस है, बी पॉइंट पे ये छूट गया और बी पॉइंट से लास्ट तक वापस ये कंटिन्यूअस है, तो ये हमारा एक वेव फंक्शन नहीं माना जाएगा। दिस इज नॉट अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस इन नेचर होना चाहिए, मतलब कि वो किसी भी डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्या हमारा ये एक वेव फंक्शन है? क्या हमारा ये एक वेव फंक्शन है? क्या हमारा ये एक वेव फंक्शन है? नहीं भैया, ये हमारा वेव फंक्शन नहीं है। क्या हमारा ये एक वेव फंक्शन है? क्या हमारा ये एक वेव फंक्शन है? नहीं भैया, ये हमारा वेव फंक्शन नहीं है। क्या हमारा ये एक वेव फंक्शन है? क्या हमारा ये एक वेव फंक्शन है? हाँ जी भैया, अगर किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो जो हमारा वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कैसा है भैया? कंटिन्यूअस है। तो एक और पॉइंट आप नोट कर लोगे, जो आप साई है और डी साई बाई डी एक्स अगर इसको आप डिफरेंशिएट भी करो तो वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब उसका जो फर्स्ट डिफरेंशियल है, उसका जो सेकंड डिफरेंशियल है, उसके सारे डिफरेंशियल जो है वो भी, उनका जो ग्राफ आप बनाओ तो वेव फंक्शन जब आप ग्राफ बनाओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में प्लॉट करो तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। ये वाली वीडियो आपकी यहीं पे एंड होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी एक तरीके से। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्या पूछ दिया जाता है, क्या वेव फंक्शन बताओ क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ वेव का क्या होता है, और प्रॉपर्टीज बता दो भैया हमारी वेव फंक्शन की क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको काफी ज्ञान मिल चुका होगा। ये चीज मैं आपको लास्ट में एक बात बताना चाहूंगा कि भैया आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के जो बैचेस हैं वो आपके चल रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। इंजीनियरिंग फिजिक्स ये वाला बैच चल रहा है, तो आपको जो सबकी लिंक है, सारी की सारी प्लेलिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। मैकेनिकल आपको इरफान भैया ने पढ़ाया है, केमिस्ट्री आपको आदित्य सर ने पढ़ाया है, आदित्य भैया ने पढ़ाया है इस चीज़ को, तो आप वहां से देख सकते हो। बेसिक फिजिक्स आपका जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, और बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको जो बीसीई है, ये दोनों सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं। दोनों की आपको प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। B3 आपके अमित सर पढ़ा रहे हैं, इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में रखी हुई लिंक से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है तो आप 799 में एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सबकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तब तक के लिए मेरे भाई अपना ध्यान रखो, चीज़ों को रिवाइज करते जाओ यार, नोट्स बहुत अच्छे बनाना, ठीक है। मैं इसीलिए रिटन में भी लिखवा देता हूँ, समझाना मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी होता है क्योंकि थ्योरी आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि समझ में नहीं आएगा तो लिखोगे क्या। अगर समझ में एक बार आ गया तो खुद से ही बना के हम अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम्स बना सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स को बहुत पसंद होते हैं डायग्राम्स, ठीक है। तो चीज़ों को रिवाइज करो, नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।